हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एडुटेरिया का सेट नंबर 4 लेकर आए हैं। तो आप लोग भी सेट को लगाने का प्रयास कीजिएगा मेरे साथ। ये टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कक्षा 6 से लेकर 12 पर आधारित है। तो आइए सेट को स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। यह सेट पूर्णतः एनसीईआरटी पर आधारित है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस हड़प्पाई स्थल पर नहरों के अवशेष मिले हैं। नहर के अवशेष मिला है वहां बताना है। आंसर हो जाएगा ए, सुरतघई में यहाँ पर नहरों के अवशेष मिले हैं। ये क्या है? अधिकांश हड़प्पा स्थल थे जो अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित है। यहाँ संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अफगानिस्तान में है सुरतघई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं मिला है। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत 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 ही पहले से गाद से भर गई थी। ऐसे भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता होगा, या इसके अतिरिक्त धौलावीरा गुजरात में मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाई बस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसमें सत्य कथन को बताना है। पहला है कथन, सामान्यतः हड़प्पा स्थलों की बस्तियां 2 भागों में विभाजित होती थी। बिल्कुल सही है। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया जिसे दुर्ग कहा जाता था, दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया जिसे निचला शहर कहा जाता था। ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। 1 और 2 दोनों सही होगा। इसमें कहा क्या गया है कि बस्ती के 2 भागों में विभाजित था। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया है और दूसरा वहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया था। पुरातत्वविदों ने इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर के नाम दिया था। पुरातत्वविदों ने इसे क्या नाम दिया? तो दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया था। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि कहीं से संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। दुर्ग को दीवार से घेरा गया था, जिसका अर्थ है कि इसे निचले शहर से अलग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाई समाधान के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसमें सत्य कथन को बताना है। इन समाधानों में मृत्यु के उपरांत जीवन की अवधारणा के सबूत मिलते हैं। यह सही है। फिर है, पुरुषों और महिलाओं दोनों के समाधानों से आभूषण मिले हैं। यह भी सही है। हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास था। ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 सही हो जाएगा। व्याख्या है, कुछ कब्रों में मृदभांड तथा आभूषण मिले हैं जो संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं जिसके अनुसार इन वस्तुओं को मृत्युपरांत प्रयोग किया जाता था। पुरुषों और महिलाओं दोनों के समाधानों से आभूषण मिले हैं। 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्लों जैसे एक प्रकार का उपरत्न के मन के तथा सैकड़ों की संख्याओं में सूक्ष्म मन के से बना एक आभूषण मिला है। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पण के साथ दफनाया गया था, परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। इसलिए ऑप्शन कथन 1 और 2 सही होगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा काल में वस्तु और उसके प्राप्ति स्थान का मिलान करना है। तो बोल रहा है शंख। शंख कहां से मिला है? तो बालाकोट से मिला है। दूसरा है लाजवर्द मणि, ये कहां से मिला है? तो सुरतघई, ये कहां पर है? तो अफगानिस्तान में है। तांबा, तांबा कहां से मिला है? तो ये खेतरी, राजस्थान के खेतरी से मिला है। सोना कहां से मिला है? दक्षिण भारत से, जैसे कर्नाटका, ये सब से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए डी सी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाई व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है।
इसमें सत्य कथन को बताना है। हड़प्पा व्यापार समुद्र के मार्ग से भी होता था, सही है। दिलमुन के लेख में हड़प्पा को मेलुहा कहा जाता था, यह गलत है। ऑप्शन हो जाएगा ए, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाई बांटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसमें बताया गया है, सत्य कथन को बताना है। बाट सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाए जाते थे, क्या है ये? गलत है। फिर इन बाटों के निचले मानदंड दशमलव थे जबकि ऊपरी मानदंड द्विआधारी प्रणाली का अनुसरण करते थे, ये भी गलत है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ना तो एक और नहीं दो। चलिए व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या है कि विनिमय बाटों की एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित है। ये बाट समांतर चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। ये बाट क्या से बनाया जाता था? चट नामक से, सेलखड़ी से नहीं बनाया जाता था। फिर है, और आमतौर पर ये किसी भी तरह के निशान से रहित घन आकार होते थे, घन के आकार के होता था। इन बांटों के निचले मानदंड द्विआधारी यानी 1, 2, 4, 8, 12, 16 ऐसे करके था, इत्यादि 12,800 तक थे, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते हैं। छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषणों और मनकों को तौलने के लिए किया जाता था। धातु से बने तराजू के पलड़े भी मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंत होने के संदर्भ में असत्य कथन को बताना है। इसमें असत्य को बताना है, तो इसमें देखिए ए में है, नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी, सही है। हड़प्पा स्थलों को भौतिक संस्कृति में बदलाव आया था, ये भी सही है। एक सुदृढ़ एकीकरण के तत्व का अंत हो गया था, ये भी सही है। यानी असत्य को बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, असत्य है। हड़प्पाई बस्तियों की संख्या कम हुई, ये असत्य है। नेक्स्ट है, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसने लिखी है? आंसर हो जाएगा ए, एस.एन. राव ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोजकर्ता और उनसे संबंधित स्थलों का मिलान करना है। इसमें खोजकर्ता है और हड़प्पाई स्थल है। इसमें देखिए एस 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 आर राव है जो किसका खोज किया था? आंसर हो जाएगा बी, लोथल का। फिर है बीबी लाल, बीबी लाल किसका किया था? कालीबंगा का। फिर है एम आर मुगल, इसका बहावलपुर का किया था। फिर आर एस बिष्ट किसका किया था? तो धौलावीरा का किया था। ऑप्शन नंबर ए का बी, 2 का ए, 3 का डी और 4 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्राही और खरोष्टी लिपियों का अर्थ सर्वप्रथम किसने निकाला था? आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय अभिलेख विज्ञान में उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में हुई जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राही और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला। इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया है। प्रिंसेप को पता चला कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर पियदस्सी यानी मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा है। प्राचीनतम अभिलेखों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सत्य कथन को बताना है। आंसर हो जाएगा बी, तमिल भाषा में भी अभिलेख मिलते हैं, यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक में है, इसमें सत्य कथन को बताना है, तो आंसर हो जाएगा सही है, कथन नंबर 1 केवल ए। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत में है जबकि पश्चिमोत्तर से मिले अभिलेख अरमाइक और यूनानी भाषा में मिलते हैं। प्राकृत के अधिकांश अभिलेख ब्राही लिपि में लिखे गए हैं जबकि पश्चिमोत्तर के कुछ अभिलेख खरोष्टी में भी लिखे गए हैं।
अरमाइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग अफगानिस्तान में मिले अभिलेखों में किया गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का, मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक केंद्र में कौन सम्मिलित नहीं था? इसमें सम्मिलित नहीं था, इसके बारे में बताना है। तो तक्षशिला था, तोसली भी था, स्वर्णगिरी था, काशी नहीं था। प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सत्य कथन को बताना है। इसमें है, यह एक बृहद शिलालेख है, यह गलत है। फिर है, प्रयाग प्रशस्ति प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना तो एक और नहीं दो। व्याख्या को देखते हैं। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन, जो स्वयं गुप्त सम्राटों के संभवतः सबसे शक्तिशाली सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि थे, ने संस्कृत में की थी। जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई थी? आंसर है ए, पाली भाषा में। जातक और पंचतंत्र जैसे ग्रंथों में वर्णित कथाओं की समीक्षा करके इतिहासकारों ने पता लगाया कि इनमें से अनेक कथाओं के स्रोत मौखिक किस्से कहानियां हैं, जिन्हें बाद में लिपिबद्ध किया गया होगा। जातक कथाएं पहली शताब्दी के मध्य में पाली भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का, मनुस्मृति का संकलन किस कालखंड में किया गया है? आंसर हो जाएगा सी, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में किया गया था। ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिता तैयार की। ब्राह्मणों को इन आचार संहिता का विशेष पालन करना होता था, किंतु बाकी समाज को भी इसका अनुसरण करना पड़ता था। लगभग 500 ईसा पूर्व से इन मानदंडों का संकलन धर्मसूत्र धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति थी, जिसकी संकलन लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है। पुरुष सूक्त, जिसमें 4 वर्णों की उत्पत्ति का अंश शामिल है, किस वेद से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ए, ऋग्वेद से। बौद्ध संघ तथा महिलाओं के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सत्य कथन को बताना है। आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। प्रारंभ में बुद्ध स्त्रियों के संग में प्रवेश करने के विरुद्ध थे, सही है। जिन बौद्ध भिक्षुओं ने निर्वाण प्राप्त कर लिया था, उन्हें थेरी कहा गया था। व्याख्या है, देखिए, शुरू में सिर्फ पुरुष ही संघ में सम्मिलित हो सकते थे, बाद में महिलाओं को भी अनुमति मिली। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने बुद्ध को समझाकर महिलाओं के संघ में आने की अनुमति प्राप्त की। बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी संघ में आने वाली पहली भिक्षुणी बनी। कई स्त्रियां जो संघ में आई वे धम्म की उपदेशिका बन गई। आगे चलकर वे थेरी बनी, जिसका मतलब ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट है, अल-बरूनी को भारतीय समाज को समझने में किन अवरोधों का सामना करना पड़ा था? इसमें सत्य कथन को बताना है। आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2। भाषा को और धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता के कारण इन्हें भारतीय समाज को समझने में कठिनाई हुई थी। इब्न बतूता द्वारा डाक व्यवस्था के वर्णन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सत्य कथन को बताना है। भारत में 2 प्रकार के डाक व्यवस्था हैं। अश्व डाक व्यवस्था, जिसे उलूक कहा गया जाता था, ये भी सही है। पैदल डाक व्यवस्था को दावा कहा जाता था, ये भी सही है। पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र होती थी, ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 सभी सही है। ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर किसने लिखी है? आंसर हो जाएगा सी, फ्रांसवा वर्नियर ने। प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को किसने विकसित किया है? आंसर हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है
इसमें सत्य कथन को बताना है। मध्यकालीन भारत में दासों का व्यापार बड़े पैमाने पर होता था, ये बात सही है। दासों का इस्तेमाल मुखबरी में किया जाता था, ये भी सही है। बर्नियर ने सती प्रथा के बारे में विस्तार से लिखा है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 हो जाएगा। वीर शैव परंपरा के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सत्य कथन को बताना है। वे अपने मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते थे, यह सही है सिर्फ। ऑप्शन नंबर बी केवल 2। मध्यकाल में मालाबार तट पर बसे मुसलमान व्यापारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सत्य कथन को बताना है। आंसर हो जाएगा ए केवल 1। देखते हैं ए में क्या है। वे स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाएं, ये सही है। सूफी मत के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें, इसमें सत्य कथन को बताना है। आंसर हो जाएगा सी 1 और 2 दोनों। उन्होंने धर्माचार्यों द्वारा की गई कुरान और सुन्ना यानी पैगंबर के व्यवहार की बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की है। सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभव के आधार पर की थी, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु की रचनाओं को अंतिम रूप से शामिल कर सिखों के धार्मिक ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया है? आंसर है गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन नंबर सी। मीरा के गुरु कौन थे? मीरा के गुरु को बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए रैदास। हम्पी के भग्नावशेष की खोज किसने किया था? आंसर हो जाएगा कॉलिंस मैकेंजी, ऑप्शन नंबर बी। कृष्णदेवराय ने अपने मां के नाम पर किस नगर की स्थापना की थी? आंसर हो जाएगा नागलपुरम, नागलपुरम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बताना है सत्य कथन को। मुगल काल में किसानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते थे, सही है। 17वीं सदी के स्रोत 2 किस्म के किसानों की चर्चा करते हैं, खुद काश्त व पाही काश्त, ये भी सही है। पाही काश्त वे खेतिहर थे जो दूसरे गांव से ठेके पर खेती करने आते थे, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 सही हो जाएगा। मुगल कालीन ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसमें बताना है कि सही कथन कौन सा है। सामान्यतः पंचायत में विभिन्न जातियों के लोग रहते थे, सही है। सार्वजनिक कार्यों के लिए एक ग्राम कोष होता था, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। असम में पायज कौन थे, इसके बारे में बताना है। तो पायज कौन थे? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जमीन के बदले सैनिक सेवा देने वाले पायज कहलाते थे। नेक्स्ट है, मुगल कालीन राजस्व के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही कथन को बताना है। आंसर हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए। कर के लिए निर्धारित रकम जमा कहा जाता था। अमील गुजार राजस्व कर वसूलने का कार्य करता था, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का। इस्तेमरारी बंदोबस्त के बाद कुछ प्रारंभिक दशकों में जमींदार अपने राजस्व मांग को अदा करने में बराबर कोताही करते रहे। इसके कारणों के संदर्भ में असत्य कथन को बताना है। इसका आंसर हो जाएगा सी। राजस्व का निर्धारण फसल की उपज के अनुसार बदलता था, जिससे उन्हें सूर्यास्त कानून के तहत राजस्व चुकाने में कठिनाई होती थी, यह असत्य है। सत्य वाला है क्या? प्रारंभिक मांगे बहुत ऊंची थी, सही है। कृषि की उपज की कीमतें नीची थी, यह भी सही है। जमींदार की शक्ति रैयत से राजस्व इकट्ठा करने तथा जमींदारी प्रबंध करने तक सीमित थी। नेक्स्ट है, कंपनी ने जमींदारों को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या प्रयास किए? आंसर हो जाएगा 1 और 3 सी। जमींदारों के सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया। फिर है स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति छीन ली गई, ये भी सही है। यानी 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का। जोतदार किन्हें कहा जाता था? आंसर हो जाएगा ये धनी किसानों के वर्ग को कहा जाता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर का। ब्रिटिश अधिकारियों ने संथाल को जंगल महालों में बसने का निमंत्रण क्यों दिया? असत्य कथन को बताना है। आंसर हो जाएगा डी, संथाल अंग्रेजों के लिए वन संपदा सुरक्षित रखते हुए खेती कर सकते थे। यह सत्य था। सत्य में क्या था? संथाल अस्थायी कृषि के लिए स्वेच्छा से सहमत थे। पहाड़िया जनजाति झूम खेती नहीं छोड़ना चाहती थी। संथालों से अंग्रेजों को अपेक्षाकृत अधिक राजस्व प्राप्त होता था। ये सही है। राजमहल की तलहटी में किस वर्ष एक काफी बड़े इलाके को दामिन ई कोह के रूप में सीमांकित किया गया? आंसर हो जाएगा बी, 1832 ईस्वी में। पहाड़िया लोग खेती के अपने तरीके यानी झूम खेती को आगे सफलतापूर्वक क्यों नहीं चला सके? इसमें कथन दिया गया है और सत्य कथन को बताना है। आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। यानी संथालों के राजमहल की पहाड़ियों पर बसने के कारण, फिर सर्वाधिक उर्वर जमीन उनके लिए दुर्लभ हो जाने के कारण। परिसीमन कानून के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। सत्य कथन को बताना है। इसे अंग्रेजों ने 1859 में रैयतों को ऋणदाताओं के शोषण से बचाने के लिए पारित किया था। सही है। फिर इसमें कहा गया कि ऋणदाता और रैयत के बीच हस्ताक्षरित ऋण पत्र केवल 3 वर्षों के लिए मान्य होंगे। यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। दक्कन दंगा रिपोर्ट किस वर्ष ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई थी? आंसर हो जाएगा सी, 1878 ईस्वी में। देखते हैं दक्कन दंगा क्या था। जब विद्रोह दक्कन में फैला तो प्रारंभ में बंबई की सरकार उसे गंभीरतापूर्वक लेने की तैयारी नहीं थी, लेकिन भारत सरकार ने, जो कि 1857 की याद से चिंतित थी, बंबई की सरकार पर दबाव डाला कि वह दंगों के कारण छानबीन करने के लिए एक जांच आयोग बैठाए। आयोग ने एक रिपोर्ट के तैयार की जो 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश हुई। यह रिपोर्ट, जिसे दक्कन दंगा रिपोर्ट कहा जाता है, इतिहासकारों ने उन दंगों का अध्ययन करने के लिए आधार सामग्री उपलब्ध कराती है। आयोग ने दंगा पीड़ित जिलों में 5 हड़तालें कराई, रैयत वर्गों, साहूकारों और चश्मित गवाहों के बयान लिए, विभिन्न क्षेत्रों में राजस्व की दरें, कीमतों और ब्याज के बारे में आंकड़े इकट्ठे किए, जिला कलेक्टरों द्वारा भेजी गई रिपोर्ट का संकलन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय छोटा नागपुर स्थित सिंहभूम में कोल आदिवासी का नेतृत्व किसने किया था? आंसर हो जाएगा ए, गोनू ने किया था। एक गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। एक गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। इस कथन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही कथन को बताएं। इसमें पहला कथन है, यह कथन लॉर्ड कैनिंग का है। यह गलती है। यह भारतीय साम्राज्य के संदर्भ में बोला गया। ये भी गलत है। यानी न तो 1 और न ही 2 होगा। व्याख्या को देखते हैं। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियासत के बारे में कहा था कि ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। 5 साल बाद 1856 में इस रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर का। इसमें असत्य को बताना है। सहायक संधि के संदर्भ में असत्य कथन को चयन करें। आंसर हो जाएगा डी, सहयोगी पक्ष किसी और शासक के साथ संधि तो कर सकेगा, परंतु अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1798 ईस्वी में की गई एक व्यवस्था थी। अंग्रेजों के साथ यह संधि करने वालों को कुछ शर्तें माननी पड़ती थी। वो शर्तें क्या है जो देखते हैं। अंग्रेज अपने सहयोगी के बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे। ख में है, सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी। फिर ग में, सहयोगी पक्ष को इस टुकड़ी के रख रखाव की व्यवस्था करनी होगी तथा सहयोगी पक्ष ने
पक्ष न तो किसी और शासक के साथ संधि कर सकेगा और न ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा लेगा। नेक्स्ट है, देह से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी, यह कथन किस संदर्भ में कहा गया था? आंसर हो जाएगा सी, अवध के विलय के समय ऐसा कहा गया था कि देह से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी। व्याख्या को देखते हैं। नवाब के निष्कासन से पैदा हुए दुख और अपमान के इस व्यापक एहसास को उस समय के बहुत सारे प्रेक्षकों ने दर्ज किया। एक ने लिखा था, देह से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी, कोई सड़क, कोई बाजार और घर ऐसा न था जहां से जान ए आलम से बिछड़ने पर विलाप का शोर न गूंज रहा हो। एक लोकगीत में इस बात पर शोक व्यक्त किया गया कि अंग्रेज बहादुर आइन मुल्क लई लीन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मुश्त बंदोबस्त राज्य व्यवस्था कब लागू की गई थी? आंसर हो जाएगा सी, 1856 ईस्वी में। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सही कथन को बताना है। शाह मल मध्य प्रदेश के बड़ौत परगना के एक बड़े गांव के रहने वाले थे, यह गलत है। फिर मौलवी अहमदुल्ला शाह ने चिन्हाट के विख्यात संघर्ष में हिस्सा लिया है, आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 सही है। निम्न घटनाओं के कार्यक्रम का निर्धारण आरोही क्रम में करना है, तो सबसे पहले कौन आएगा? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रेस पर प्रतिबंध लगा था, ये आएगा। उसके बाद चंपारण का नील आंदोलन हो जाएगा, फिर हो जाएगा अहमदाबाद मिल आंदोलन हो जाएगा, फिर खेरा किसान आंदोलन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है 50 नंबर का, महात्मा गांधी का जीवनी किस विदेशी लेखक ने लिखी थी? आंसर हो जाएगा बी, लुई फिशर ने लिखी थी। महात्मा गांधी के अमेरिकी जीवनी लेखक लुई फिशर ने लिखा है कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के एक युग का ही नाम हो गया। 51 नंबर का प्रश्न है, 1922 में गांधी जी को सजा सुनाने वाले जज कौन थे? आंसर हो जाएगा ए, जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य कथन को बताना है। उन्नीस सौ 22 तक गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद के एकदम परिवर्तित कर दिया। इस कथन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और असत्य को बताना है, तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से कोई असत्य नहीं है। व्याख्या को देखते हैं। 1922 तक गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को एकदम परिवर्तित कर दिया और इस प्रकार फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपने भाषण में किए गए वादे को उन्होंने पूरा कर दिया। अब यह व्यवसायिक व बुद्धिजीवियों का ही आंदोलन नहीं रह गया था, अब हजारों की संख्या में किसानों, श्रमिकों और कारीगरों ने भी इसमें भाग लेना शुरू कर दिया था। इनमें से कई गांधी जी के प्रति आदर व्यक्त करते हुए अपना महात्मा कहने लगे। उन्होंने इस बात की प्रशंसा की कि गांधी जी उन्हीं की तरह वस्त्र पहनते थे, उनकी ही तरह रहते थे और उन्हीं की भाषा में बोलते थे। अन्य नेताओं की तरह वे समान जनसमूह से अलग नहीं खड़े होते थे, बल्कि वे उनसे सहानुभूति रखते थे तथा उन्हें घनिष्ठ संबंध में स्थापित कर लेते थे। समानतः जन के साथ इस तरह की पहचान उनके वस्त्रों में विशेष रूप से परिलक्षित होती थी। जहाँ अन्य राष्ट्रवादी नेता पश्चिमी शैली के सूट अथवा भारतीय
बंद गला जैसे औपचारिक वस्त्र पहनते थे। वही गांधी जी लोगों के बीच एक साधारण धोती में जाते थे। इस बीच प्रत्येक दिन का कुछ हिस्सा वे चरखा चलाने में बिताते थे। अन्य राष्ट्रवादियों को भी उन्होंने ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। सूत कताई के कार्य ने गांधी जी को पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम की दीवार को तोड़ने में मदद की। ये थे व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1929 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और असत्य कथन को बताना है। असत्य कौन है? तो केवल ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही है। दांडी यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना और सत्य को बताना है। आंसर जो होगा डी, न तो 1 नहीं 2। इस यात्रा को यूरोप और अमेरिकी प्रेस में व्यापक कवरेज दी। सही है। यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधियां थी जिसमें औरतों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ये भी सही है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष लंदन में आयोजित हुआ था? आंसर हो जाएगा 1931 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। सत्य कथन को बताना है। आंसर हो जाएगा केवल 1। ये चुनाव 1935 में नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रतिनिधि शासन व्यवस्था की घोषणा के आधार पर हुए थे। सही है। नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सत्य कथन को बताना है। आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। कांग्रेस की मांग थी कि वायसराय को सबसे पहले अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना चाहिए। नेक्स्ट है जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किस दिन निर्धारित किया था? आंसर हो जाएगा बी, 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। जवाहरलाल नेहरू तथा संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सत्य है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। नेहरू ने ही तिरंगे झंडे का प्रस्ताव पेश किया था, यानी 1 और 2 दोनों सही है। भारत सरकार यानी अंतरिम के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आंसर हो जाएगा ए, BN राव थे। भारत सरकार अंतरिम के मुख्य योजनाकार कौन थे? अगर योजनाकार की बात कहें तो बी हो जाएगा, SN मुखर्जी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही कथन को बताना है। आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही है। संविधान के मसवीदे के विषयों में 3 सूचियां बनाई गई थी, केंद्रीय सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची। फिर तीसरा में है अनुच्छेद 356 में गवर्नर के सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार है। सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में वर्णित कर व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कथन है सही बताना है। तो पहला कथन है आय कर और आबकारी शुल्क में होने वाली आय राज्य और केंद्र सरकारों के बीच बांटी जाती है। सही है। संपत्ति कर तथा बिक्री कर राज्य सरकारों के अधीन रखा गया है। सही है, ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सही बताना है। अम्बेडकर शक्तियों का केंद्र तथा प्रांतों में बराबर विभाजन चाहते थे। यह गलत है। ज्यादातर राष्ट्रवादी शक्तिशाली तथा एकीकृत केंद्र के पक्ष में थे। यह सही है, केवल 2, ऑप्शन नंबर बी। अंतरिम सरकार की आखिरी बैठक किस दिन हुई थी? आंसर हो जाएगा ए, 16 जुलाई 1947 को।
निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सही कथन को बताना है। तो उन्होंने खुलकर उदारवादियों का विरोध किया, यह सही है, केवल बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवादियों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सत्य कथन को बताना है। आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। एक क्रमिक व लगातार प्रयास करते रहने के विचार का हिमायती थे। मोहम्मद अली जिन्ना एक उदारवादी नेता थे, ये दोनों सही है। नेक्स्ट है 68 नंबर का, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही कथन को बताएं। इसमें है, कैबिनेट मिशन ने ऐसी संघीय व्यवस्था का प्रस्ताव रखा जिसमें भारत के भीतर भिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्ता दी जा सकती थी, सही है। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है 69 नंबर का, ट्रेल ऑफ टीयर्स का संबंध निम्न में से किस घटना से है। आंसर हो जाएगा सी, अमेरिकी मूल निवासियों के जबरन विस्थापन से। नेक्स्ट है, 18वीं सदी के यूरोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सही कथन को बताना है। इसमें हो जाएगा केवल एक सही है, पश्चिमोत्तर यूरोप के लोग सभ्य मनुष्य की पहचान साक्षरता, संगठित धर्म और शहरीपन के आधार पर ही करते थे, सही है। ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता किस वर्ष दी थी। आंसर है बी, 1781 ईस्वी में। संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सही कथन को बताना है। सही कथन है केवल 2, ऑप्शन नंबर बी। दास प्रथा समाप्त करने के मुद्दे पर उत्तरी तथा दक्षिणी राज्यों में गृह युद्ध प्रारंभ हुआ था। मेटिसो का विद्रोह किस देश में हुआ था। आंसर है सी, कनाडा में। नेक्स्ट है, अमेरिकी मूल निवासियों के लिए किए गए संवैधानिक प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सत्य कथन को बताना है। इसमें हो जाएगा 1934 का इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके द्वारा रिजर्वेशन में मूल निवासियों को जमीन खरीदने और ऋण लेने की अधिकार हासिल हुआ, ये भी सही है। 1954 में अनेक मूल निवासियों ने अपने द्वारा तैयार किए गए डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स में इस शर्त के साथ संयुक्त राज्य की नागरिकता स्वीकार की, उनके रिजर्वेशन वापस नहीं लिए जाएंगे और उनकी परंपरा में दखलंदाजी नहीं की जाएगी, इसलिए दोनों सही है। आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। ऑस्ट्रेलियाई बस्तियों के स्वशासन का अधिकार किस वर्ष मिला। आंसर हो जाएगा ए, 1850 ईस्वी में। नेक्स्ट है 76 नंबर का, ब्रिटिश सरकार हमेशा से ऑस्ट्रेलिया की जमीन को टेरा न्यूलियस कहती आई थी। टेरा न्यूलियस का अर्थ क्या था। आंसर है ए, जो किसी का नहीं था। पहला अफीम युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। आंसर है डी, 1839 ईस्वी में। चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। आंसर है बी, सत्य कथन को बताना है। तो माओ सुंग ने क्रांति के कार्यक्रम को किसानों पर आधारित करते हुए रूस से एक अलग रास्ता चुना था, सही है। तो 29 नंबर का है, पीपुल्स कम्युनिस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसमें सही कथन को बताना है। यह चीन में औद्योगिकरण की गति तेज करने के लिए उत्पादन में लोगों को सामूहिक प्रयास था, सही है। यह प्रयास कृषि क्षेत्र में भी किया गया था, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 दोनों सही है।
1960 की अप्रैल क्रांति किस देश से संबंधित है? आंसर हो जाएगा बी, दक्षिण कोरिया। अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया था? आंसर हो जाएगा बी, सॉरी आंसर हो जाएगा ए, जगदीप धनखड़। अयोध्या राम मंदिर की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें 1, 3 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर सी, यानी इसका निर्माण वास्तुकला की नागर शैली में किया गया है, सही है। निर्माण में लोहे का उपयोग नहीं किया गया है, ये भी सही है। मंदिर में कुल 5 मंडप है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस 2 महत्वपूर्ण जल निकायों पर फ्रांस की तट रेखाएं हैं? आंसर हो जाएगा ए, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर पर। इसमें है कथन पर विचार करना और सही कथन को बताना है। पहला कथन है, इसमें आंसर हो जाएगा 2 और 3। देखते हैं, एफपीआई को निवेश का एक निष्क्रिय रूप माना जाता है, जबकि एफडीआई को निवेश का एक सक्रिय दीर्घकालिक रूप माना जाता है, सही है। एफबीआई में एफडीआई की तुलना में अधिक अस्थिरता और जोखिम शामिल होते हैं, अभी सही है। एंड टू एंड एनक्रिप्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। इसमें हो जाएगा ए, 1 और 2 दोनों सही है, यानी E2E का मुख्य सिद्धांत प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक डेटा को एनक्रिप्ट करना है, जिससे यह किसी और के लिए पहुंच योग्य नहीं हो जाता हो। व्हाट्सएप जैसे इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप उपयोगकर्ता संदेशों को सुरक्षित करने के लिए E2E का उपयोग करते हैं, यानी 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है 86 नंबर का, वाइब्रेंट इंडिया के लिए पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसमें कौन सा कथन सही है तो बताना है। इसमें 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर ए, यह अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और विमुक्त घुमंतु जनजातियों के छात्रों के लिए एक छात्रवृत्ति योजना है। केवल कक्षा 9 या कक्षा 11 में पढ़ने वाले छात्र ही इस छात्रवृत्ति को पाने के लिए पात्र माने जाएंगे, सही है। नेक्स्ट है 87 नंबर का, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्नलिखित में से किस संबंधित है? आंसर हो जाएगा डी, छत पर लगे सौर पैनलों से। बैडमिंटन में हाल ही में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ए, ताई तुजू सिंह। फिर है 89 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा ए, ओमान के साथ। निम्नलिखित में से किसे जन नायक के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा सी, कर्पूरी ठाकुर को। नेक्स्ट है, भारत रत्न पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, 1, 2, 4, ये सही है। यह मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा के लिए व्यक्ति को स्वीकार करता है। फिर यह देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। फिर संविधान के अनुच्छेद 18 के 1 के अनुसार पुरस्कार का उपयोग प्राप्तकर्ता के नाम के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर का, इसमें जल जीवन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सही बताना है। इसमें हो जाएगा 1 और 3, इसका प्राथमिक लक्ष्य भारत के प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन FHTC के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। तीसरा है, जल प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी मिशन की एक प्रमुख विशेषता है।
1 और 3, ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा जैनिस सिनपर ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 94 नंबर का, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल एक। इसका उद्देश्य स्टार्टअप और एमएसएमई के लिए सेमीकंडक्टर डिजाइन बुनियादी ढांचे तक पहुंच को मजबूत करना और सुविधाजनक बनाना है, सही है। नेक्स्ट है 95 नंबर का, अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन थे? आंसर हो जाएगा चंद्रकांत सोमपुरा, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा डी, हरियाणा में। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है जो इस समय भारत के दौरे पर हैं? आंसर है बी, डेनिस फ्रांसीसी। सीमा सुरक्षा बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा सही है। आंसर हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी। इसका एक कार्य आतंकवाद विरोधी अभियान चलाना है। यह भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। नेक्स्ट है 99 नंबर का, संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा बी, पैरासाइट 60 पैरासाइट फील्ड हॉस्पिटल यूपी को। और लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, तो निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और कौन सा सही है इसके बारे में बताना है। आंसर हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी। हेपेटाइटिस ए एक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से लीवर में सूजन का कारण बनता है। हेबियोस्योर हेपेटाइटिस ए के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित टीका है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे सेट नंबर 4 का डिस्कशन। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेट के साथ। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।